श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहण लगने के कारण हमारे शरीर और हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत से सज्जनों का, बहुत से मित्रों का ये आग्रह था कि ग्रहण लग रहा है तो हमें क्या बाहर जाना चाहिए, ग्रहण देखना चाहिए, इसका हमारे शरीर पे, इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम वैज्ञानिक प्रभाव की बात करेंगे। कुछ सज्जन लोगों का ये भी मानना था कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, वायुमंडलीय घटना है, तो इसका हमारे शरीर, हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मिथ है, ये झूठ है। ज्योतिष में जो कहा गया है वो झूठ है। तो उन सज्जनों का भी मैं कुछ तर्कों से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो ज्योतिषी देवज्ञ थे हजारों साल पुराने, उन्होंने जो रिसर्च की, उन्होंने जो शोध किया और जो उनका अध्यात्म का स्तर था, वह हमारे से, आजकल के मनुष्य से काफ़ी उच्च लेवल का था। तो जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के और परख कर ही लिखा। अब बात करें आधुनिक विज्ञान की, तो आधुनिक विज्ञान जो मान रहा है वो हम भी मानते हैं, वो उन्हें भी ज्ञात था। जैसे कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्य ग्रहण के पीछे कारण ये रहता है कि सूर्य की जो रोशनी है उसे चंद्रमा रोक देता है और सीधा डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आने देता, इसके कारण ग्रहण होता है। तो हमारे ज्योतिषियों को भी ये हजारों साल पहले पता था। सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में ये पहले से ही श्लोकों में वर्णित है। और प्रभाव ना पड़ने के पीछे दूसरा कारण कुछ आधुनिक विद्वान देते हैं कि ग्रहण से कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है उसे बादल भी रोकते हैं। तब तो बादल के रोकने पर भी ग्रहण की स्थिति का अनुसार सूतक होना चाहिए। दोस्तों, हम भी ये मानते हैं और हमारे प्राचीन विद्वान भी ये मानते थे कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है और जो चंद्रमा है वो बादल की तरह सूर्य को ढक देता है, जिसके कारण ग्रहण होता है। लेकिन जो तर्क आधुनिक विद्वान दे रहे हैं कि चंद्रमा और बादल ये दोनों ही ढकते हैं, तो दोनों ही स्थिति में सूतक होना चाहिए, जो बिल्कुल अलग है। देखिए, बादल और चंद्रमा का हम कंपैरिजन यानी कि तुलना करें तो चंद्रमा एक पिंड है, चंद्रमा एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। लेकिन बादल क्या है? बादल एक पानी की एक संरचना है। पहले समुद्र था, समुद्र में गर्मी होने के कारण छोटे छोटे पानी के कण जो हैं वो वाष्प के कारण ऊपर बादल बनते हैं। और बादल की संरचना में पानी और छोटे बर्फ के कणों के सिवाय और कुछ नहीं होता। और बादल जो है वो हमसे काफ़ी निकट होते हैं, हमारे वायुमंडल में ही होते हैं, जबकि जो चंद्रमा है वह ग्रह है और चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर के लगभग दूर है। और इतने दूर होने पर इसका कुछ अलग प्रभाव होगा और जो बादल है, जो पानी है, इसका प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी भी जानते होंगे कि सौरमंडल में केवल सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बाकी नवग्रह हमारे शरीर के किसी न किसी अवयव का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवज्ञ लोग भली भांति जानते होंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है, तेजसाम गोलकः सूर्य, यानी कि ऊर्जा इस सौरमंडल में केवल सूर्य से ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो नवग्रह हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर के साथ संबंधित ही हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में भी है, कोई अलग चीज नहीं है। और जो ये ब्रह्मांड है वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर के अंदर है। तब जब इस ब्रह्मांड में कुछ असाधारण सी स्थिति बन जाती है, जो ग्रहण की परिस्थिति बनती है, वो कोई साधारण स्थिति नहीं होती है, बहुत समय के अंतराल पे होती है।
साल में 2 बार या फिर तीन बार सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो असाधारण सी स्थिति ब्रह्मांड में होने के कारण हमारे शरीर में भी उसका कुछ प्रभाव होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रहण हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव करेगा। देखिए, जो हमारे शरीर के अवयव हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र इत्यादि, इनका एक कार्य करने का एक अलग अपना सिद्धांत होता है, एक अपनी अलग प्रणाली होती है। ये हमारे अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे हमें कई बार जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल है वो हमारे बोलने का इंतजार नहीं करते कि इस जख्म को बंद कीजिए ताकि खून का बाहर आना बंद हो जाए। और जैसे कोई कीटाणु हमारे अंदर चला जाए तो हमें किसी को बोलना पड़े कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इसका मुकाबला करके इसे मार दे। तो ये ऑटोमेटिक एक कार्य प्रणाली है इनकी, हमारे शरीर के अवयवों की। ये खुद इनका एक सिद्धांत है कार्य करने का। और जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र की यहाँ पे बात करें तो पाचन तंत्र से संबंधित ग्रहण के काल में कहा जाता है कि हमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित मैं यहाँ केवल यकृत का उदाहरण ले रहा हूँ, लीवर का उदाहरण ले रहा हूँ। इसके अलावा भी हर एक अंग में पाचन तंत्र के ये ग्रहण प्रभाव डालता है, लेकिन मैं यहाँ पे उदाहरण में यकृत की ही बात करूँगा। जैसे लीवर है जो हमारा, वो पित्त रस को निर्माण करता है। जो लीवर है वो पित्त को निर्माण करता है, जिससे हमारा डाइजेशन में, जो हमारा पाचन प्रक्रिया है उसमें वो सहायक होता है। उसी से हमारा भोजन है वो जीर्ण होता है, और जीर्ण होने के बाद हमें उससे कुछ ऊर्जा मिलती है। जो यकृत है ये अपने सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। जैसे दिन में यकृत अधिक पित्त निर्माण करता है। दिन में हम इसी कारण से 2-3 या ज़्यादा बार भी खाना खा लेते हैं, लेकिन रात्रि को ये खुद ही पित्त का निर्माण कम कर देता है, जिसके कारण हम रात्रि में एक बार ही भोजन करते हैं, या फिर दूसरी बार तो कोई नहीं करता होगा शायद। तो जो यकृत है इसका कार्य करने की प्रणाली एक वातावरण के अनुसार चलती है। जैसे बाहर माहौल होगा, वातावरण होगा दिन रात, उस हिसाब से ये कार्य करता है। लेकिन जब दिन में ये अधिक पित्त निर्माण कर रहा होगा और एकदम से जो ऊर्जा का स्रोत है हमारा सूर्य, वो रुक जाएगा, तो इसके कार्य करने की प्रणाली में थोड़ी अनियंत्रता और फ्लक्चुएशन, कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए हमारे जो ज्योतिषी लोग थे उन्होंने पहले ही कह दिया कि ग्रहण के समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी रिसर्च हुआ है यकृत के, लीवर के ऊपर, कि इसके कार्य करने की प्रणाली क्या है। तो उन्होंने भी बताया कि लीवर जो है, जो हमारा ये पाचन तंत्र है, वो वातावरण के अनुसार भी इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और इस कार्य का सिद्धांत भी वातावरण के आधार पर ही चलता है। ग्रहण के समय स्नान करने का एक अलग महत्व होता है। हमारे ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रहण से पूर्व और ग्रहण के बाद स्नान करिए, तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? मेडिकल साइंस से जुड़े हुए कोई व्यक्ति सुन रहे होंगे तो वो भली भांति जानते हैं कि स्नान करने से केवल शरीर की ही शुद्धि नहीं होती, बल्कि जो हमारे शरीर के अवयव होते हैं उनमें भी कुछ प्रभाव इसका पड़ता है। जैसे हम ठंडे पानी से नहाते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं, तो उससे गर्म पानी से नहाने से कुछ जो शरीर के खून का जो रक्त का प्रवाह है कुछ अलग होता है, और ठंडे पानी से नहाने से कुछ अलग होता है। और बहते हुए जल से अगर हम स्नान करते हैं तो उसका निश्चित तौर पे हमारे शरीर के अवयवों पर और हमारे खून, ब्लड की जो सप्लाई है उसके वेग में, उसकी गति में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे जो देवज्ञ थे उन्होंने ग्रहण के पूर्व और ग्रहण के बाद स्नान करने का आदेश दिया। जिस प्रकार यकृत इत्यादि अन्य अवयवों का
कार्य करने की एक अपनी एक प्रणाली है, उसी प्रकार हृदय की भी अपनी एक प्रणाली है कार्य करने की। हृदय भी दिन में तीव्र गति से कार्य करता है और रात्रि में धीमी गति से कार्य करता है, जिसके कारण दिन में नाड़ी तीव्र होती है, रात्रि में धीमी होती है। और अचानक से रात वाली स्थिति ग्रहण के कारण जब बन जाती है, तो जो हमारे शरीर के अवयव हैं उनमें अचानक से उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन और नियंत्रता आ जाती है, जिससे हमारे शरीर के अवयव में एक बौखलाहट सी होती है। इसलिए ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रहण के दौरान हमें बाहर अनावश्यक नहीं जाना चाहिए, हमें अंदर ही रहना चाहिए। यही इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण था। अब ग्रहण को अगर देखने की बात आए तो नंगी आंखों से तो हमें ग्रहण बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए, और साइंस वाले भी यही मानते हैं, आधुनिक विद्वान भी यही मानते हैं, क्योंकि जो ग्रहण की जो रोशनी है वो अचानक से कई बार जो ग्रहण का बिंब है वो सूर्य से बाहर निकल आता है, जिससे कारण तीव्र जो तेज सूर्य की किरणें हैं वो हमारी आंखों में आ जाती हैं और हमारे आंखों का रेटिना उससे खराब हो सकता है। इसलिए आंखों से तो नंगी आंखों से ग्रहण को देखना बिल्कुल उचित भी नहीं है। और अगर कोई आपके पास सनग्लासेस वगैरह इत्यादि हो, आपके पास साधन हो, तो आप देख सकते हो। अब अगर बात करें कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर निकलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा विस्तृत विषय है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरा ये छोटा सा एक प्रयास था कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है वो अन्यथा नहीं कहा गया, वो मिथ नहीं कहा गया है। बस ज़रूरत है तो ज्योतिषियों को एक आगे आने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक इसके जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। ज्योतिष केवल राशि फल फलादेश और ये ही ज्योतिष यहीं सीमित नहीं हो जाता है। मैं बहुत न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में देखता हूँ कि जो ज्योतिषी हैं वो केवल एक पक्ष को भी ढंग से नहीं जानते, वो फलित भी ढंग से उनको, मैं मानता हूं कि फलित का भी वो ढंग से वहां प्रतिपादन नहीं कर पाते। लेकिन क्या कह सकते हैं, टीआरपी का मामला है। तो हम जो ज्योतिष को सीखने वाले हैं, जो ज्योतिष के छात्र हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा और ज्योतिष शास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टि से हमें आगे समझाना पड़ेगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आप अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप के सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।